भाई कॉपी पेन नहीं लिया तो फटाफट से कॉपी पेन आप उठा लो, क्योंकि विदाउट कॉपी पेन क्लास अटेंड करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 15k के मूलों के वर्गों का योग 34 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो पहला ही सवाल ऐसा है जिसमें कई लोगों को दिक्कत आ सकती है। आप एक बार खुद से ट्राई करिए, बन जाता है अच्छी बात है, नहीं बनता है तो फिर हम लोग देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है, बट अपने साइड से कोशिश आप जरूर करिए। बताएं। और देखो हाँ भाई, जो लोग बाद में, जैसे कई लोगों को ये लगता है ना कि स्टार्टिंग में सवाल आसान होते, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर आप क्लास अटेंड करो पूरी, जैसे मान लो अगर 25 क्वेश्चन है तो 1 to 25 सॉल्व करो, 33 मतलब स्टार्टिंग से लेके सारे सवाल। पता चला आप लास्ट के सिर्फ 10 क्वेश्चन बना रहे हो तो कई सारे दिन क्या होगा, स्टार्टिंग में अच्छे क्वेश्चन होंगे, लास्ट में आसान है। ठीक है, तो पेपर का कुछ तो ऐसा रहता नहीं कि शुरुआत में आसान प्रश्न रहेंगे, बाद में अच्छे सवाल रहेंगे, वो रैंडम किसी भी टॉपिक के कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पे देखो आपको क्या पता होना चाहिए भैया, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, यहां पे मूलों का योगफल आपका क्या होता है, माइनस का बी बाई ए, और मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए। तो अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे यहां पे मूल अगर अल्फा और बीटा आप मान के चलते हो तो मूलों का योगफल क्या होगा, माइनस का बी बाई ए, यानी कि आपका आ जाएगा माइनस का 8, और मूलों के गुणनफल की बात करी जाए तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी 15k। अब यहां पे आप समझना, हमें क्या बताया गया है, मूलों के वर्गों का योग बताया गया है। ठीक है, तो जब आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यही तो हुआ मूलों के वर्गों का जोड़। तो अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा, ये समझ में आ गया। ये हमने क्यों किया, क्योंकि आपके क्वेश्चन में मूलों के वर्गों का जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो मूल अगर अल्फा और बीटा है, मतलब इस इक्वेशन के, इस पॉलिनोमियल के, इस बहुपद के अगर मूल कौन से हैं, अल्फा और बीटा है, तो इनका जोड़ ये रहा, और आप जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। बस सिंपल वैल्यू पुट करा दो, -8 का वर्ग कराओगे 64 हो जाएगा, इक्वल टू इसकी वैल्यू आपको 34 बताई गई है, प्लस का 2 अल्फा बीटा यानी कि 2 इंटू 15k यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो 30k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन आसान लग रहा होगा, और k का मान यहां से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि 1 क्या होगा, आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। प्रभात जी आपका आंसर गलत, अच्छा आपने बाद में करेक्ट भी कर दिया, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि 15k में 2 का मल्टीप्लाई होगा, वो आपका 30k बना लेगा। अनामिका, राजेश, सुजीत, शुभम, प्रभात, रितु, कमलेश, विजय, नीलेश, SGM, नीरज, बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताइए। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2 माइनस का -5 इंटू -4 माइनस का 3 माइनस का 5, बट ये ब्रैकेट में है। ठीक है, तो बॉड मास का कंसेप्ट लगाइए और कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताइए। कैलकुलेट करके बताएं। तो यहां पे क्या होगा भाई, 3 में से 5 घटाओगे माइनस का 2 आएगा, बट आगे भी माइनस लगा हुआ तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा यानी कि प्लस में 20 आ जाएगा, और ये प्लस का आपका 2 हो गया, यानी कि ये आपका आ जाएगा 22। ठीक है, तो 2 माइनस का 22 ये आपका कितना बना देगा भाई, माइनस का 20 बनाएगा, किसी का प्लस का 20 तो नहीं आ रहा है, क्या होगा, माइनस का 20 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, हाँ -20 होगा, देखो माइनस प्लस के साथ आंसर बताना है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। और एज का 1 या 2 प्रश्न भी आपको देखने को पेपर में, मतलब हर सेट में एज के सवाल है। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। और एज का कंसेप्ट मतलब ऐसा है ना कि अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो एज के सवालों की तो आप बना ले जाओगे पेपर में, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइप इसमें है नहीं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में कई सारे टाइप होते हैं, ठीक है, डिस्काउंट भी आप पढ़ते हो, उसमें कई सारे कंसेप्ट आप पढ़ते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में। बट एज में क्या है, सिंपल सा आपको एक कंसेप्ट बताया हूं, गैप बराबर करना है। क्यों, क्योंकि किसी की भी उम्र बढ़े या फिर घटे,
बट गैप चेंज नहीं होगा। आप 10 साल पहले जाओगे वही गैप होगा जितना गैप 10 साल बाद या फिर वर्तमान समय में या फिर 20 साल बाद रहेगा। ठीक है, तो बोला गया है केशव और विपुल की आयु का अनुपात 9:10 है 12 साल बाद। अब देखो यहां पे इन्होंने गैप बराबर ही दिया है तो आपका काम आसान हो गया। इन्होंने 13:14 दिया है, गैप तो पहले ही इन्होंने बराबर दे रखा है, देखो बराबर है, यानी कि 4 साल बाद का डाटा दिया गया है, जबकि क्वेश्चन में बोला गया 12 साल बाद, यानी कि डाटा आपका क्या होगा 3 गुना हो जाएगा। आपसे किसकी उम्र पूछी गई है? केशव की वर्तमान उम्र पूछी गई है, तो ये केशव का डाटा है और ये विपुल का डाटा है। तो केशव की उम्र कितनी हो जाएगी? ये 9 यूनिट ना होकर 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना, तो 9 गुणे 3 क्या होगा? 27 आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 27 ईयर नहीं, सच में नहीं होता। देखो ये मतलब दुनिया जो है वो सच नहीं है। ठीक है, तुम्हारा अस्तित्व भी नहीं है। ठीक है मिस्टर प्रभात, मैं अब समझ गया तुम कौन से प्रभात हो। इसका आंसर बताइए क्या होगा? ये जो मिस्टर प्रभात है ये मतलब इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। ये एक बार साइकिल चला रहे थे और ये साइकिल से गिर गए थे, तो वहां पे एक बड़ा सा गिट्टक पड़ा हुआ था। तो जो गोलमाल मूवी में एक भूला वाला किरदार है ना, तो वैसे ही मतलब कुछ हरकतें इनके साथ होती हैं। ठीक है, ये कभी कभी भूल जाते हैं ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो उस इनके बातों पे आप बहुत ज्यादा लोड मत लीजिएगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा? कैलकुलेट करिए और बताइए आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। डायग्राम आपके पेपर में दिया गया था तो इसलिए यहां पे भी दिया गया, अगर नहीं दिया गया होता तो नहीं दिया जाता। किसी आयत की लंबाई वाली भुजा पर एक अर्धवृत्त खींचा गया, चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बताइए। जो लोग चैनल पे नए हैं सबसे पहले तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो आपने ढूंढने में काफी समय लगा दिया। ठीक है, क्लास यहां पे मतलब कई दिन से हो रही है। अब कई लोग छायांकित भाग की जगह जैसे देखो जल्दबाजी में वो इसका एरिया बता देंगे। भाई छायांकित का मतलब शेडेड यानी कि इसका एरिया आपको बताना है। मतलब आयत के क्षेत्रफल में से इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको घटाना है। बताइए अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस कितनी होगी? भाई इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7 यूनिट ना। कैसे पता चला? ये इसका व्यास है क्योंकि ये अर्धवृत्त है जो कि 14 के बराबर है, तो इसका रेडियस कितना हो गया 7। और आपको पता है अगर संपूर्ण वृत्त है मतलब एक पूरा वृत्त है उसकी त्रिज्या 7 है तो क्षेत्रफल कितना होता है 154। ठीक है, तो आपको क्या करना है आयत के क्षेत्रफल में से जो कि कितना हो जाएगा 14 × 10, बाकी मैं देखो डायरेक्ट ही बता रहा हूं, यहां पे 154/2 होगा। बट अगर किसी को नहीं पता है भाई पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, पाई आर का स्क्वायर, रेडियस आपको पता, पाई की वैल्यू 22/7 आप रखोगे तो वो आपका 154 का आधा, 154 का आधा कितना हो जाएगा 77 आ जाएगा। तो इसमें से आप घटाओगे ये आपका कितना आ जाएगा 63 वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आ गया? हमने क्या किया, आयत के क्षेत्रफल में से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है? वृत्त के क्षेत्रफल का आधा, यानी कि पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। और सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर क्लास में आने के साथ ही तुरंत कर दिया करें। कॉपी पेन लेकर क्लास में आया करो। ठीक है, लेट आओ लेकिन कॉपी पेन के साथ जरूर आओ, चाहे कहीं से भी जुगाड़ कर लो कॉपी पेन का अगर किसी के पास नहीं है तो। इसका आंसर बताइए क्या होगा? 1/6, 1/4, 1/2 का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा? 1/6, 1/4, 1/2 का लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम आपसे पूछा जा रहा है कितना होगा? कैलकुलेट करके बताएं, सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। फटाफट सॉल्व करके बताएं। तो एलसीएम आप कैसे कैलकुलेट करते हो भाई? अगर फ्रैक्शन का आपसे एलसीएम यानी भिन्न का अगर आपसे एलसीएम पूछा जा रहा है तो अंश का आप लेते हो एलसीएम और हर का लेते हैं एचसीएफ। ठीक है,
तो यहाँ पे जो अंश में संख्याएं दी गई, जो डाटा दिया गया है भाई 1 1 1, तो उसका एलसीएम भी 1 होगा और इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1/2 आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। कुछ लोग देखो इसमें 1 बता रहे, भैया 1 कैसे बता रहे हो, एक बार मुझे ये बता दो, 1 कैसे बता दिया, मतलब 1 आपको आकर्षित करता है क्या? 1 वालों, ये गलत है, ठीक है। एलसीएम सिंपल क्या है, अंश का एलसीएम लेना है, हर का एचसीएफ लेना है। तो हर में 6 4 और 2 दिया गया है जिसका एचसीएफ होगा 2, ठीक है। तो 1 आपका क्या था, रॉन्ग आंसर था। और ऐसे ही जल्दबाजी में आसान प्रश्न आप गलत कर देते हो। इसका आंसर बताइए क्या होगा। और सांख्यिकी आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो उससे भी सवाल देखो, किसी किसी सेट में आपने देखा होगा नहीं आया है, बट किसी किसी सेट में पूछा गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। हमारी आवाज ईयरफोन में सही से नहीं जा रही है, तो एक काम करो, अभी के लिए ईयरफोन हटा दो। बाकी अब उसके लिए देखो क्लास, मतलब कल दिन में मैं चेक करूंगा कि ईयरफोन में क्यों आवाज सही नहीं जाती है, ठीक है। बट अभी वो चलती क्लास में फिर क्या होगा, जो आवाज जा रही है ना वो भी कहीं और चली जाएगी। बताओ नीचे दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, मतलब ये आपसे पहले ही बता रहे हैं कि ये संख्या आरोही क्रम में है, मतलब आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पदों की संख्या आप काउंट करोगे, ठीक है। तो पदों की संख्या यहां पे कितनी आ गई, 1 2 3, इसको 4 5 मत गिन लेना, ये 4 5 6 7 8। ध्यान से समझना भाई, पदों की संख्या आई सम, तो माध्यिका क्या हो जाएगा, बीच की दो संख्याओं का एवरेज ही माध्यिका होता है। जब पदों की संख्या सम हो तो बीच की दो संख्याओं का औसत ही माध्यिका होता है। और बीच में दो डाटा कौन से हैं, ये दोनों, इनका एवरेज आप कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, दोनों को ऐड करा दो, तो ये आपका आ जाएगा 5p प्लस का 5 डिवाइडेड बाई 2। हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड करा के 2 का भाग। इसको कहीं अगर किसी को नहीं पता लिख लेना, अगर पदों की संख्या विषम होती है तो बीच वाली संख्या ही माध्यिका होती है, और अगर पदों की संख्या सम होती है तो बीच की दो संख्याओं का औसत, इन दोनों का एवरेज क्या होगा, मीडियन यानी कि माध्यिका होगा, ठीक है। ये कब करते हो, पहले आप संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लो उसके बाद, ठीक है। तो माध्यिका यहां पे कितना दिया गया, 10 दिया गया है, 10 दिया गया है, तो कितना हो जाएगा 5p प्लस 5 की वैल्यू आ जाएगी 10 गुणे 2 यानी 20 हो जाएगा। तो 5p की वैल्यू 15 हो जाएगी, और यहां से p का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, p की वैल्यू हो जाएगी 3। तो 3 आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। अब्दुल को 70,000 की धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित अवधि में साधारण ब्याज के रूप में 12,600 रुपए प्राप्त हुए। समय ज्ञात कीजिए। समय ज्ञात करें मतलब आपको इंटरेस्ट बता दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, प्रिंसिपल पता है, आपसे टाइम पूछा जा रहा है कि कितने समय के लिए उन्होंने पैसा लगाया था। बताएं, कैलकुलेट करके बताइए। अच्छा आवाज सही जा रही है तो फिर उनका ईयरफोन खराब होगा, वो सोच रहे होंगे कि सर है ईयरफोन तुम्हारा बदलना पड़ेगा भाई, अभी दीपावली आ रही है तो उसमें जो है हो सकता है आपको ऑफर वगैरह मिलेगा तो नया जो है ईयरफोन ले लेना। बताइए यहां पे आपका आंसर कितना आ जाएगा। देखो सबसे पहले आप ये देख लो आपको कितने परसेंट का ओवरऑल ब्याज मिल रहा है, तो वो कैसे पता करेंगे। 12,600 रुपए का आपको ब्याज मिल रहा है, और ये ब्याज मिल किस पे रहा है, 70,000 रुपए पर मिल रहा है। कितने पर, 70,000 रुपए पर। तो परसेंटेज निकालना, 100 का आप गुणा कराओगे, ये 0 0 0 इससे चला गया, ये इससे चला गया, ठीक है।
और उसके बाद जब आप 7 से इसको डिवाइड करेंगे, ये चला जाएगा एक बार, 7 8 56, यानी कि 18% का हमें ब्याज मिल रहा है, जबकि एक साल में 12% का मिलता है। तो टाइम कितना आ जाएगा, 18 का ब्याज चाहिए, एक साल में 12 का, यानी कि 1.5 ईयर हो जाएगा, 1.5 साल में आपको ये मिला होगा। अब 1.5 नहीं दिया गया है डायरेक्ट, उसको भिन्न में दिया गया है जो कि 3/2 है। तो क्या होगा, 3/2 आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 3/2 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। पहली संख्या का 65% 130 है और दूसरी संख्या का 40% 100 है। तो आपसे पूछा जा रहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, बताइए। पहली संख्या का 65% 130 के बराबर है और दूसरी संख्या का 40% 100 के बराबर है। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए। बात कम करें, देखो पहले आप आंसर दे दो, उसके बाद अगर किसी को कुछ दिक्कत है, ठीक है, किसी से कुछ पूछ रहे हो, कुछ बता रहे हो, तो आप वो करो, लेकिन पहले आंसर दे दो। बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहली संख्या का 65% 130 के बराबर। अब सिंपल देखो हम लोग क्या करेंगे भाई, 130 आप 1% की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, 65 का भाग लगा के, रेशियो ये आपका 100 डिवाइडेड बाई 40 आ जाएगा। बस इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई यानी कि सरल कर लो। ये 0 से 0 यहां पे चला जाएगा, 4 का गुणा इधर कराओगे या फिर ऐसे यहां पे डिवाइड कर लो भाई। 13 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका चला जाएगा 10 बार, 13 से डिवाइड करोगे आपका 5 बार चला जाएगा। ये 10 से 10 डिवाइड हो गया, 4 इधर आएगा और 5 इधर जाएगा, यानी 4:5 आपके सवाल का सही जवाब है। कुछ लोग क्या किए होंगे, यहां पे संख्या पता करोगे आप जो कि 200 आएगा, फिर आप यहां पे संख्या पता करोगे जो कि 250 आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब आप दोनों जगह 100% की हो सकता है वैल्यू कैलकुलेट किए हो और उसके बाद आप रेशियो बताए हो। आप वैसा भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट जो संख्या दी गई जितने परसेंट की वैल्यू है, मतलब हमने यहां पे क्या किया है 1% की वैल्यू, यहां पे भी 1% की वैल्यू पता करी, दोनों जगह पे 1% का मान निकाला और उसके बाद उनका अनुपात निकाल दिया, क्योंकि 100% के लिए दोनों साइड 100 का गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। सॉल्व करके बताइए। जॉन और जोसेफ के पास क्रमशः 19,000 और 26,000 रुपए हैं। यदि जोसेफ जॉन को 1,000 रुपए देता है तो जॉन और जोसेफ के पास पैसे का अनुपात कितना होगा, कैलकुलेट करके बता दीजिए। फटाफट सॉल्व करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, बताइए। अब देखो इसमें भी लोग आंसर अलग अलग बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा अगर सवाल में कुछ हुआ तो बेचैनी घबराहट जो है स्टूडेंट में बढ़ने लग जाती है और आंसर अपने आप अलग अलग आने लग जाते हैं। ठीक है, अभी अगर मैं यहां पे ऑप्शन हटा देता ना तो इसमें कुछ और भी ऑप्शन आ जाते जो इसमें दिए ही नहीं गए हैं। रीजन क्या है, सही कंसेप्ट ना फॉलो करना या फिर जल्दबाजी में आंसर बताना। तो इन्होंने जॉन और जोसेफ की बात करी है, ये मिस्टर जॉन हो गए और ये हो गए जोसेफ। ठीक है, देखो इसके पास था 19,000। अच्छा, दोनों साइड जो है 1000 में डाटा है, तो आप क्या कर रहे हो, मतलब देखो मैंने आपको ही बताया है ऐसे सवाल, तो 1000 का गुना ये भी है, 1000 का गुना ये भी, 1000 का गुना ये भी, हमने हटा दिया। ठीक, अब क्या बोला गया, जोसेफ जो है वो जॉन को
₹1 देता है तो जोसेफ का पैसा कम हो जाएगा। इसको ₹1 दिया, इसका रुपया बढ़ जाएगा, तो ये आपका हो गया 20 और यहां पे हो गया 25। अब बता दो अनुपात कितना आएगा? 4:5 होगा ना। कई लोगों ने इधर बढ़ाया इधर कम कर दिया, तो आपका सवाल गलत हो गया। आपको देखना पड़ेगा कौन किसको पैसा दे रहा है, ठीक है। अगर ऑप्शन ना दिया गया होता ना, कई लोग 20:26 भी बताते, ठीक है, 20:26 भी बताते, मतलब इसका पैसा तो वो बढ़ा देते बट इसका पैसा वो घटाते नहीं। भाई ये बताओ, अगर जोसेफ ने जॉन को ₹1000 दिए तो उसका तो 1000 कम हुआ ना, बात समझ रहे हो। और जिन लोगों ने 2:3 बताया उन्होंने इससे इसको पैसा दिलवा दिया। और सभी लोग सेशन को फटाफट से लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके जो रेलवे एग्जाम है उसके लिए बहुत सारे कंटेंट जो है मतलब आ भी रहे हैं और आगे आएंगे, ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अभी भी कई लोगों के साथ ऐसा होगा कि सर मुझसे ये नहीं बनता है, तो भैया आपको बता दो, कई क्लास में हमने आपको इन सब की वैल्यू बता रखी है, ठीक है। और कहो तो पहले, बट अभी नहीं, दीपावली के बाद सबसे पहले त्रिकोणमिति ही पढ़ा दूंगा, कम से कम वैल्यू वगैरह जो है याद करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो sin 30 का मान क्या होता है? 1/2 यानी कि 1/2 होता है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? 2 × 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 1/2 का वर्ग हो गया। और cos 60 क्या होगा? साइन, भाई sin 30 के ही बराबर होता, तो ये भी आपका 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस का 3/4 cos 30 की cot 30 दिया गया, सॉरी, तो cot 30 क्या होता है? sin 60 के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू √3 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो डिवाइडेड बाई 4 के ही फॉर्म में हम लोग सबको लिख लेते हैं। ये आपका आ जाएगा 4/4 और ये आपका आ जाएगा 1/4 और ये आपका आ जाएगा माइनस का 3 × 3 यानी कि आपका 9/4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 1 5 हो गया, यानी माइनस का 4/4 आया, जो कि आपको वैल्यू कितना देगा? -1 देगा। कितना आएगा? -1, यानी कि -1 क्या होगा? आपके सवाल का सही जवाब होगा। अब इसमें आंसर ही बहुत कम लोगों ने बताया और गलत बताया। आप बताओ इसमें कहां पे आपको दिक्कत आ रही? क्या अभी भी कहीं पे कोई समस्या है? हमने सारी वैल्यू यहां पे लिख दी है, बताइए। क्वेश्चन सिंपल सा था कि नहीं? जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, ए आपका गलत है। भाई कैलकुलेशन कैसे कर दी है? कैलकुलेशन कैसे कर दिया? एक बार फिर से उसको चेक करा लो। फिर से मैं आपको बताता हूं भाई, sin 30 आपका है 1/2, तो 1/2 का वर्ग हो गया। cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है, 1/2 का स्क्वायर हो गया। और यहां पे इसकी वैल्यू कितनी है? ये है आपका 1 मतलब सॉरी √3 है, तो √3 का स्क्वायर करोगे आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट किया, ये देखो ये 5/4 आएगा, माइनस का 9/4, तो माइनस का 4/4 हो गया। अच्छा, हमने कैलकुलेशन में गलती करी है। अगर हमने करी, चलो बहुत मतलब आपने सही करी, बहुत अच्छी बात है, मैं एक बार चेक करा लेता हूं। हाँ, गलती कहां पे हुई? यहां पे हुई है, सॉरी फॉर दैट। गलती कहां पे हुई है? यहां पे गलती हुई है। ये आपका 2/4 आएगा, ठीक है। तो 3 माइनस का ये 6/4 आ गया, यानी माइनस का 3/2 होगा। चलिए, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया था उनका आंसर सही था। इसका मतलब आप लोग, मैं तो चेक कर रहा था कि आप क्लास में एक्टिव हो कि नहीं। कई बार क्या होता है, कई लोग क्लास में तो बैठे होते हैं बट उनका ध्यान क्वेश्चन पर नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा मैं कभी कभी बीच में चेक कर लेता हूं कि आप जो है बोर्ड पे ध्यान दे रहे हो कि नहीं, इससे पता चलता है आप एक्टिव हैं। चलिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अच्छा, क्लास में कोई ऐसा तो नहीं जिसका फास्ट वास्ट हो या फिर सुबह से कुछ जल ग्रहण ना किया? भाई देखो, हैं, तुम लोग अपनी हरकतें जो है ना वो सर के ऊपर लगा देते हो। बताइए,
क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 14 का वह छोटे से छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8, 12 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 6 और 10 शेषफल बचता है। ठीक है, तो कैलकुलेट करके बताएं। 336। मिस्टर अखिल चौरसिया, भाई अकेले तुम आंसर बता रहे हो बट पूरा कमेंट बॉक्स भर दिया अकेले ही, लग रहा है पूरी क्लास का आंसर आ रहा है? किस आधार पे आपने इसको बताया? 14 से डिवाइड करा के। भाई 14 से डिवाइड होने वाली एक संख्या और दी गई है 70, ये भी तो हो सकता था। और लोग जो बी बता रहे हैं बी गलत है, ठीक है, बी आपका रॉन्ग आंसर है। कैसे, आइए समझते हैं, मेथड ही बता देता हूं। तो सबसे पहले 6 से 8 से और 12 से डिवाइड करने पे शेषफल कितना बच रहा है? 4, 6, 10, यानी हर जगह पे आप देख रहे हो अंतर आ रहा है 2 का। ठीक है, डिफरेंस कितने का है? 2 का गैप है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 6, 8 और 12 का आपने एलसीएम कैलकुलेट किया, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए भाई? 12 और 8 का एलसीएम कितना होगा बताओ जरा, बताइए। 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये भी नहीं बता पा रहे हो तो फिर सवाल आप कैसे बनाओगे? 24 होगा ना। देखो क्वेश्चन सॉल्व आपका ऐसे ही होगा, अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो ये आपका आ गया 24। ठीक, मतलब 24 का कोई मल्टीपल लो, ध्यान से सुनिएगा, 24 का कोई भी मल्टीपल लीजिए और उसमें से 2 घटा दीजिए, ये आपकी क्या होगी? संख्या होगी। ठीक है, तो 24 का मल्टीपल आप ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, 24 दूनी 48 माइनस का 2 46 है। बट आप देखो क्या 46 में मतलब ये 14 से डिवाइड है, एक कंडीशन तो और दी गई ना, 14 का वह छोटे से छोटा गुणज होना चाहिए। तो ये तो 14 से डिवाइड नहीं, ये तो 14 से डिवाइड नहीं है। अब सीधा हम लोग पहुंचे 70 के पास। तो 24 गुणे 3 72 और माइनस का 2 70। तो छोटी से छोटी, छोटा से छोटा गुणज पूछा गया है, तो पहले ही आपको 70 मिलेगा। देखो बी भी हो सकता है कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो, बट आपसे पूछा गया छोटे से छोटा गुणज, तो आंसर तो आपका 70 ही हो गया ना। अच्छा, सिली मिस्टेक नहीं, देखो वो आपने जल्दबाजी में किया होगा। तो देखो ऑप्शन कैसे हटाए जाते हैं। सबसे पहली कंडीशन मैं आपको बार बार बता रहा हूं भैया, एनटीपीसी ऑप्शन बहुत ही आसान आसान दिया था। जैसे यहां पे इन्होंने बोला 14 का गुणज 46 दे रखे हैं, 40 दे रखे हैं, ये दोनों तो ऐसे ही चले गए। आप 70 पे चेक करा लेते, 70 आपका आ जाता। अगर छोटे से छोटा बोला गया तो सबसे पहले छोटे संख्या को चेक कराओगे ना। सबसे पहले आप जो छोटा डाटा दिया गया उसको चेक कराओगे, जो छोटी संख्या है। बाकी मेथड एक बार फिर से समझा देता हूं। देखो यहां पे गैप समानता 2-2 का गैप है, ठीक है, वो 2 आप घटाते हैं, इनका एलसीएम आया 24, यानी 24 का कोई भी मल्टीपल लो, उसमें से 2 घटाओ, वो संख्या 6, 8, 12 से डिवाइड होने पर 4, 6, 10 शेषफल देगी। ठीक है, लेकिन कंडीशन है वो 14 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो x का मान हम डायरेक्ट यहां पे 3 पुट कराएंगे ऑप्शन की दृष्टिकोण से। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। देखो HCF का सवाल बनता ही नहीं गैप समान ना हो, इसीलिए जब पूरा टॉपिक पढ़ोगे वहां पे सारे आप कंडीशन देखेंगे। ठीक है, वो फिर आपका जो है LCM का क्वेश्चन बनता है जहां पे गैप समान नहीं होता है। ठीक है, आप जाके ढूंढ लो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जहां पे गैप समान ना हो। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या हो, मतलब इस तरह का प्रश्न नहीं होगा। ये ऐसा जो मतलब क्वेश्चन बन रहा होगा ना, वहां पे गैप समान ही होगा। निम्नलिखित को हल करें, बताइए। अब जैसे देखो मैं आपसे पूछता हूं, मतलब हम लोग सवाल क्या करते हैं, आप कहते हो ये सर क्या कहते हैं इसका इकाई का अंक क्या होगा। अब कोई कहे नहीं सर हमें अंतिम संख्या ही बताओ, पहली संख्या क्या होगी। तो भैया पहली संख्या आपसे पूछा ही नहीं जाता, सवाल ही वैसा नहीं बनता है। इसका आंसर बताइए। 144 का रूट लोगे, ये आपका हो जाएगा 12 बटे में आ जाएगा 6, और 121 का रूट लेंगे 11 बटे में आ जाएगा 8, 132 है और इसका रूट लोगे ये आपका हो जाएगा 22। फटाफट से डिवाइड कर दो, 22 से डिवाइड करोगे आपका 6 बार और 6 से ये 6 चला गया। ठीक है,
और 4 से डिवाइड करोगे ये 2 बार, 4 से डिवाइड करोगे ये 3 बार, तो 11 गुणे 3 यानी कि आपका 33/2, 33 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया, आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, 33/2 आपके सवाल का सही जवाब हो गया। विनोद, रोशन, अशोक, अखिल, विक्रम, अनु, CKS, जगेश्वर, विजय बहुत बढ़िया, देसी भाई बहुत अच्छे। इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसमें भी आपके क्वेश्चन में डायग्राम दिया गया था जो कि आपके सामने है, ये दिख रहा है कि नहीं, ये 60 डिग्री है, 30 डिग्री, अगर किसी को ना दिख रहा हो तो बाकी क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व करिए और बताइए आपका आंसर क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। देखो आपको ये जो मैं लगातार इतने प्रैक्टिस सेट कराया हूं भाई, ये ऐसा नहीं कि आए और क्लास में बैठे, सुने 2-4 बातें, बोले और फिर गए और चद्दर ओढ़ के सो गए, या फिर आगे चल के रजाई ओढ़ के सो गए। भाई साहब, इससे आपको ये पता करना है, जो लोग पहले से टॉपिक पढ़े हुए हैं, कि आप किस टॉपिक के सवाल बार बार गलत कर रहे हो, या फिर जिनको एग्जाम का लेवल पता करना था, आप लेवल पता करोगे कि कैसे सवाल है, आपकी तैयारी अभी कितनी है। ठीक है, आपको उससे पता चलेगा कितनी मेहनत करने की जरूरत है, किस टॉपिक पे ज्यादा काम करने की जरूरत है, कहां पे आपको डर लग जाता है। बताइए, जैसे कई लोगों का ये होगा कि सर मुझे चित्र देख के ही डर लग जाता है, तो आपका कंसेप्ट वीक है। अच्छा, सबसे पहले आप बताओ, अगर ये 60-30 है तो ये 90 डिग्री होगा कि नहीं, ये तो 90 अंश हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे अपने आप आपको पता चल गया कि AC क्या है, व्यास है। AC क्या है, यहां पे व्यास है। वृत्त का कंसेप्ट होता भाई, व्यास क्या करता है भाई, जो आपका डायमीटर होता है वो परिधि पर 90 अंश का कोण बनाता है, इसका मतलब AC व्यास हो गया। अब यहां पे आपको AB बताया गया है 3 सेंटीमीटर, और ये आपको बताया गया 4 सेंटीमीटर। आपको पता है 3, 4, 5 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो AC की वैल्यू आ गई 5, जो कि व्यास है। आपसे पूछा गया रेडियस, तो त्रिज्या व्यास का आधा हो जाएगा 5/2। हालांकि ये नहीं भी लिखते फिर भी आपका काम चल जाता। त्रिज्या पूछा जा रहा, 5 बता रहे हैं, बताइए आप व्यास बता रहे हो। यहां पे इन्होंने थोड़ा सा मतलब ठीक कर दिया है, क्योंकि 5 देना चाहिए भाई, जल्दबाजी में लोग गलत करेंगे जो 5 बता के आएगा। और ऐसे ऑप्शन रहने चाहिए, पता चला कल को उन्हें भेजा जा रहा है कन्नौज और का सुनते ही वो निकल गए कानपुर। और सभी लोग अपने दोस्तों के साथ भाई क्लास के बाद में क्लास शेयर कर दिया करो, या फिर क्लास के टाइम से पहले ही क्लास को शेयर कर दिया करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो क्लास आप देख रहे हो ये आपकी रात के 9 बजे होती है। बाकी टॉपिक वाइज जो क्लास है आपकी, वो आपकी होती है शाम के 6 बजे। ठीक है, कल हम लोग एवरेज स्टार्ट कर रहे हैं और दोनों का अलग अलग हमने प्लेलिस्ट बना रखा है। ठीक है, मैथ जिसको स्ट्रांग करनी है टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट से पढ़ना शुरू कर दो, नंबर सिस्टम पढ़ा। देखो एक बार मैंने जैसे पढ़ा दिया ना, मेरा तो काम हो गया, मैं टॉपिक पढ़ा दिया, लेकिन आपका काम उससे नहीं हुआ है। आपको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा और प्रैक्टिस क्लास में लगातार, जब तक पेपर ना हो जाए तब तक प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। 9 सेकंड में ट्रेन क्या करती है, अपनी लंबाई कवर करती है, और 30 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है। मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई के साथ साथ वो अपनी लंबाई कवर कर रही है। तो आपसे पूछा गया है प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए समझते हैं, देखते हैं क्या होगा। बताओ भाई जरा क्या होगा। आइए, तो सबसे पहले हम लोग पता कर लेते हैं भाई ट्रेन की लंबाई कितनी है। वो क्या करती है, खंबे को 9 सेकंड में पार कर देती है। तो 84, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कराएंगे। ठीक है, और इसमें फिर आप ये 9 सेकंड दिया गया, आप 9 का गुणा कराओगे, ये हम पता कर लिए ट्रेन की लंबाई कितना आ जाएगा। 9 से डिवाइड करोगे ये आपका 2 बार, और 2 से डिवाइड करोगे ये आपका हो गया कितनी बार, 42 बार। तो 42 गुणे 2 यानी कि ये आपका कितना आ जाएगा, 210 मीटर ट्रेन की लंबाई होगी। फिर ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी, 84 के हिसाब से ही चलता है भाई। 5/18 यहां पे भी आएगा, बट बोला गया है 30 सेकंड का समय लेता है। तो 6 से डिवाइड करोगे 5 होगा, 6 से डिवाइड करोगे 3 होगा, और 3 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो गया,
और 3 अठे 24 हो गया, तो ये आपका 25 आ गया, यानी कि 100/4 यानी कि आपका आ जाएगा 700। ठीक है, अब यहां पे प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी गई, तो 700 में से आप क्या करोगे, माइनस का 210 घटा दोगे, यानी कि ये आपका आ गया 490 मीटर। बट ये बिल्कुल बेसिक है, इसमें हम कुछ काम डायरेक्ट कर सकते थे क्या, वो अभी आपको बताऊंगा। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, आपने ट्रेन की लंबाई पता कर ली। ठीक है, देखो प्लेटफॉर्म को बुलाता हूं, ये है प्लेटफॉर्म, पहले इसी को बना देते हैं खंभा। ट्रेन आई, पार कर गई, अपनी लंबाई पार करी है। अब ये प्लेटफॉर्म है, ट्रेन आई, क्या पार कर गई, नहीं, अब पार की। मतलब अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो इसका मतलब ये है कि ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। अब देखो यहीं पे डायरेक्ट कंसेप्ट कैसे बन जाता है, इसको भी समझ लो भाई। ठीक है, डायरेक्ट कंसेप्ट कैसे काम करता है, फिर क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। मतलब आपको यह पता है कि ट्रेन अपनी लंबाई अगर 9 सेकंड में पार करती है, इसका मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में 21 सेकंड का समय लगेगा। तो कैलकुलेशन आपकी सिर्फ और सिर्फ इतनी थी, इसमें आपको सीधा 21 का गुणा कराना था, यानी कि 21 का मल्टीप्लाई कराना था। 6 से डिवाइड करोगे 3 बार, 6 से डिवाइड करोगे आपका ये 7 बार चला जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे आपका 28 28 बार चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाता, ये कैलकुलेशन मैंने सही करी है, 5/18 भाई। 6 से हमने डिवाइड किया ये आपका 3 बार, और 6 से इसको कहां से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 6 से इसको डिवाइड किया हमने 3 बार, और 6 से इसको डिवाइड करो ये आपका 14 टाइम, 3 से डिवाइड करोगे आपका 7 बार, तो 70 × 7 यानी कि 490 मीटर आ गया। ठीक है, ये है आपका डायरेक्ट कंसेप्ट का यूज करना, वरना आप जो पीछे है उसमें कैलकुलेशन करोगे। और कई बार ये डाटा अगर दशमलव वगैरह में दे दिया जाएगा तो वहां पे तो आप कैलकुलेशन मतलब एक्स्ट्रा कैलकुलेशन कर रहे हो ना। सीधा आपको पता है कि 21 सेकंड का समय ही लग रहा है उसको प्लेटफॉर्म को पार करने में, क्योंकि 9 सेकंड में तो वो अपनी लंबाई कवर कर रही है। अरे चमका कि नहीं चमका बताओ जरा, मतलब सवाल समझ में आया तो आ जाओ इधर। बताइए, सिंपलीफिकेशन के सिंपल सिंपल सवाल देखो। आपको ये देख के आइडिया लग गया होगा कि रेलवे में, बट ग्रुप डी में देखो सिंपलीफिकेशन के अच्छे सवाल पूछे गए थे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जब मैं अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करूंगा सिर्फ आपको ऐसे ही कराऊंगा। भाई पूछा जा सकता है तो आपको तब उस समय इससे भी अच्छे अच्छे सवाल मैं कराऊंगा। ठीक है, लेकिन रेलवे ने एनटीपीसी में जो है सिंपलीफिकेशन के सिंपल ही प्रश्न पूछे थे। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, 2/10 1/5 आया, और 5 × 1/5 यानी कि आपका 1 आ जाएगा। तो 70 प्लस का 1 प्लस का 5 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 26 मतलब 25 × 6 150 प्लस का 2 यानी कि 152 आ गया। ठीक है, तो 76 और बटे में 152, इसका ये 2 गुना आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा भाई, सॉल्व करोगे 1/2 आ जाएगा, यानी कि 1/2। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1/2 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? आ जाओ इधर, आपका ध्यान किधर है, वॉशिंग मशीन इधर है, आंसर बताइए। ये कुछ लोग पता नहीं मतलब क्या क्या बातें करते रहते भाई, मतलब सारे अपने घर के राज यहीं पे खोलोगे क्या कमेंट बॉक्स में, हैं? पढ़ाई कर लो। इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक आदमी को 21,600 में एक वॉशिंग मशीन बेचने पर 8% लाभ प्राप्त होता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस मशीन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, बताइए। 8% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 108% की वैल्यू आपको दी गई है। अब देखो डाटा आसान दिया गया, मतलब सीधा आपको दिख रहा है, इसका ये 2 गुना है, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगा।
आपसे बोला गया 8% का लाभ होता है, बाद में 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो 120% की वैल्यू क्या होगी भाई? 1% का मान 200 है, तो 200 में आप क्या करोगे? 120 का आप गुणा करा दोगे, तो 12 दूनी 24 यानी कि आपका 240 हो गया, 2 जीरो और चिपका दोगे, तो 24,000 क्या है? आपके सवाल का सही जवाब है। देखो क्वेश्चन, यही सवाल पता आपका डिफिकल्ट बन जाता अगर ये सीधा 2 गुना ना दिया गया होता, इसका 2 गुना। ठीक है, मैं 1% की वैल्यू जैसे 175 अगर आती ना, तो आपको भाग वाग लगाना पड़ता, फिर 175 का गुणा कराना पड़ता। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दोगुनी है। 20 साल पहले पिता की आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की 12 गुनी थी। और एज का तो मतलब सवाल ना आप देखने के साथ बनाओ भाई, इतनी बार वही एक कंसेप्ट बताता हूं, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। ठीक है, इसमें तो वैसा आता ही नहीं है। हाँ भैया धानु सिंह, देखो आज पहला दिन है तो कल जाहिर सी बात है आपका दूसरा दिन हो जाएगा, तो चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी है। 20 साल पहले बोला गया है 12 गुनी थी, तो यहां पे 12 गुनी यानी 12:1 था, अभी 2 गुनी है 2:1। मैंने क्या बता रखा है? गैप बराबर करो। क्या यहां पे गैप बराबर है? नहीं, तो गैप बराबर कैसे होगा? इसको 11 बनाते हैं भाई, ये 12:1 है, इसमें 11 का बोथ साइड गुणा कराओगे, 22:11 हो गया। कितने साल का गैप आ रहा? 10 साल का, जबकि क्वेश्चन में बोला गया है 20 साल पहले, डाटा 2 गुना दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है इनके उम्र का अंतर कितना है? अंतर 11 है, तो ये 11 ना होकर 2 गुना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। बताओ इस सवाल में क्या कठिनाई थी, क्या कोई दिक्कत है? देखो जो बिल्कुल नया होगा ना उसको लग सकता है ये यहां पे क्या हुआ। अब आपको मैं बता दूं, देखो बीच बीच में पूरा कंसेप्ट बताता रहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कई लोग फिर नए कुछ कुछ दिन बाद हो जाते हैं। देखिए, आप हो और आपका भाई है, ठीक, दोनों में आज 5 साल का गैप है। 2 साल पहले भी गैप वो 5 ही का था। 10 साल बाद क्या होगा? आपकी उम्र 10 से बढ़ेगी, उसकी भी उम्र 10 से बढ़ेगी, तो गैप वो 5 का ही रहेगा। वही हम लोग कंसेप्ट लगाते हैं एज में। ठीक है, गैप बराबर करते हैं दोनों के बीच का। तो ये 11 था, यहां पे 1 था, इसको हमने 11 बना लिया, 11 का गुणा कराया पूरे अनुपात में, तो 22 और 11 हो गया। अब देखो दोनों के उम्र में 10 साल का अंतर आया, जो कि बोला गया 20 साल पहले, यानी कि 10 की वैल्यू 20 मतलब 2 गुना दिया गया है, तो सबकी हर डाटा 2 गुना हो जाएगा। तो दोनों के उम्र का अंतर क्या होगा? 2 गुना, यानी 22 साल का है। कुछ लोग कहेंगे सर 20 साल पहले अंतर कितना था? देखो यहां भी 11 गुणे 2 22 ही था। वर्तमान उम्र पूछी जाती किसी की, पिताजी की, उनके बेटे की, तो आप वो भी बता लेते। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक घनाकार बॉक्स की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर आप कमरे में बैठे हो, एक बार अपनी चारों दीवारों को देख ले। ठीक है, छिपकली मत देखना, सिर्फ दीवार को आप एक बार देख लो, नजर घुमा लो, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। भाई वर्गाकार कमरा है, एक घन का मतलब एक घनाकार बॉक्स है, यानी कि कमरा आपका वर्गाकार हुआ आपकी। ठीक है, तो दीवारें भी वर्गाकार होंगी, मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होगा, तो एरिया कितना हो जाएगा? 4 इंटू, ठीक है, एक दीवार का क्षेत्रफल होगा भुजा का वर्ग, तो ये आपका किसके बराबर दिया गया? 36 के बराबर दिया गया। 4 से डिवाइड करोगे 9, यानी भुजा का जो स्क्वायर है वो आपका 9 के बराबर हो गया। तो आपसे पूछा गया है भुजा की माप बता दो, तो भुजा कितनी हो जाएगी? 9 का रूट लोगे, यानी कि आपका 3 आ जाएगा। ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं, जल्दबाजी में लोग गड़बड़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं आपको कि गलत कर सकते हो। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं, सॉल्व करके बताइए।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 16 इंटू 9 प्लस 4 माइनस का 13 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 50 माइनस का 12 प्लस का 12। जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हो ये आपके एनटीपीसी 2021 के एक ही सेट के सवाल है। ऐसा नहीं कई सेट से मैंने क्वेश्चन रख दिए, ये एक ही सेट के प्रश्न है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, देखो ये आपका आ जाएगा 16 इंटू 9 प्लस 4 यानी कि 13 हो गया, माइनस का 13 गुणे 14 हो गया। अब कई लोग यहां पे भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन कर लेंगे, 50 माइनस का 24 यानी कि 26 हो गया। भाई देखो आप जब 13 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, 16 माइनस का 14 यानी कि 2 बचेगा, तो 26 डिवाइडेड बाई 26 यानी कि 1 आ गया। तो आपको यह भी समझना पड़ेगा भैया अगर 13 दिख रहा 13 कॉमन ले लो। हमने क्या किया, 13 को कॉमन लिया तो 16 माइनस का 14 यानी कि आया 2, तो 13 गुणे 2 हो गया 26। नंबर सिस्टम में पढ़ाया था, आपको बताया था, अभाज्य संख्या के मोबाइल नंबर से आपको मिलवाया था, बट कई लोगों को उसका फोन नंबर पता नहीं होगा, तो सवाल कैसे बनाओगे, फिर आप लिखोगे डाटा। आज को यहां पे देखो, यहां पे 20 दिया गया, बट मैंने पेपर में आपको मतलब पूछे गए सवाल जब करवाए थे, एक मैंने क्लास ली थी जहां पे आपको करवाया था एनटीपीसी रेलवे में पूछे गए नंबर सिस्टम के प्रश्न, वहां पे आपने देखा था पूछा गया था 55 से कम, तो 55 तक लिखोगे, 80 से कम, या फिर 25 से लेकर 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। फिर तो आप क्या करते हो भाई, गलती करते हो, कोई 51 को काउंट कर लेता है अभाज्य संख्या, कोई 57 को कर लेता है। तो इसीलिए बताया था, और बार बार मैं बताता रहूंगा, पेपर के पहले तक आपकी सहायता करता रहूंगा, बाकी पेपर में आप स्वयं मालिक हो। लिख लो भैया जिनको नहीं पता, 44 22 32 23 21, ये आपकी अभाज्य संख्या का मोबाइल नंबर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पे 10 डिजिट है, ये बहुत हेल्प करता है। ठीक है, कभी किसी एग्जाम में बैठे हो, अभाज्य संख्या से रिलेटेड प्रश्न आ गया, तो वहां पे आपको अभाज्य संख्या गिननी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब ये आपको पता आपके दिमाग में है भाई, 4 4 8 संख्याएं होंगी। जैसे मैंने पूछ लिया आपसे, आंसर बताना मुझे, 21 से 80 तक कितनी अभाज्य संख्या है, बताओ। अब देखना ये जरा, आप नॉर्मल कैलकुलेशन करोगे भाई साहब, बहुत समय लगा दोगे, और फिर भी गारंटी नहीं है कि आप आंसर सही बताओगे। सेम इसका यूज कैसे करना आपको समझ में आ जाए, इसके लिए मुझे बता दो 21 से लेकर 80 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी। अभी समझा दूंगा ये है क्या। ठीक है, अगर कोई नया है, किसी की मुलाकात पहली बार हुई, देखो पहली बार जब आप मिलते हैं आप अनजाने रहते हो, ठीक है, आपको इसके बारे में नहीं पता, आप जानना चाहते हो ये आखिर है क्या, तो इसको अभी जान जाओगे। एक बार कोशिश करो, 21 से 80 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, बाकी आपकी मुलाकात मैं करवा दूंगा इससे। चौदह है, क्या काउंट किया है, सारे के सारे इसी से बता रहे होंगे, किसी ने संख्या लिखी नहीं होगी। अब जिनको नहीं पता वो लोग सुनो, प्लीज बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, 2 मिनट तक कहीं और मत देखना, पलक भी मत झपकाना। ये आपका क्या है, ये आपका बता रहा है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, उसको हमने डिवाइड कर दिया है 10 पार्ट में। मतलब 1 से लेकर 10 तक, 11 से लेकर 20 तक, 21 से लेकर 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये हर एक 10-10 के पार्ट में डिवाइड। अब 21 से देखो, यहीं से होगा 20 तक, 21 से लेकर 80 तक, 80 90 पूरे 100, भाई 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, तो 21 से 80 तक गिन लो, 2 2 4 3 7 2 9 2 11 और 3 14, यानी कि 14 आपका आंसर हो गया, बात खत्म। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, फिर बढ़ता हूं आगे। देखो डाउट का क्वेश्चन आप कैसे पूछोगे उसके लिए अलग से बात करूंगा, ठीक है, उस पर भी काम करेंगे। अभी थोड़ा सा देखो दीपावली तक मतलब जो क्लासेस हो रही हैं आप उसको ईमानदारी के साथ अटेंड करो, ठीक है, बाकी बहुत कुछ है। लेकिन ये जो काम करते हो भाई साहब जो आप कॉपी पेस्ट करते, तो मेरा मन तो यही करता है कि जो भी कर रहा हो उसको फुटबॉल बना दूं, ठीक है, और यही कैमरे के सामने उसको फिर ऐसे टप्पा नीचे लगाओ और आप जाओ ऊपर छत पे, फिर से नीचे आओ। ऐसी हरकतें ना किया करो। मुझे एक बार में कमेंट दिख जाता है अगर मैं उधर देख रहा हूं,
वरना आप 20 बार भी अगर लिखोगे मेरा ध्यान इधर है तो आपका कमेंट उधर है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो एनटीपीसी ने ये सवाल पूछा, भाई साहब क्या करना चाहते हो, बोले आंसर गलत करवाना चाहता हूं लोगों का। एचसीएफ क्या होगा, आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, इन दोनों का तो है बट इनका इसके साथ नहीं है। जल्दबाजी में लोग 3 बता सकते हैं बट 3 25 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो सिंपल सा सवाल था, आंसर आपका था 1। हमारे टाइपिस्ट महोदय ने ये क्वेश्चन टाइप कर दिया। अब मुझे नहीं पता एनटीपीसी ने इसको, हो सकता, जहां तक मुझे लगता हो सकता जीएसजीके में पूछा रहा हो, बट क्योंकि बाइनरी संख्या मैथ से रिलेटेड है तो मैं यहां पे ले आया। ठीक है, अब ले आया तो आप बता दो आंसर क्या होगा। हाँ, कोई भी डाउट का क्वेश्चन नहीं बता रहा ना, लेकिन मैं बताऊंगा भाई, वही तो समस्या सॉल्व करूंगा। ये बहुत बड़ी समस्या है, आपने जो आवाज उठाई है, ठीक है, ये मुझे पता है, और इसी आवाज को मैं और ऊपर उठाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करिए भाई साहब। ये बहुत बड़ा, मतलब एक क्या कहते हैं, गैप चल रहा है। स्टूडेंट को मतलब कोर्स बेचे जा रहे हैं, बट स्टूडेंट भी ऐसा है, वो भीड़ के पीछे पागल है। ठीक है, भीड़ में अपना भविष्य बर्बाद कर रहा है। तो अभी आ जाओ खैर इस सवाल पे। देखिए, बाइनरी संख्याएं कौन सी होती हैं भाई, ऐसी संख्याएं, मतलब बाइनरी पद्धति में आप क्या करते हो, संख्या को 1 और 0 से रिप्रेजेंट करते हो, 1 और 0 के अलावा उसमें कुछ नहीं आता है। बात समझे, अभी के लिए बस इतना जानो, बाइनरी पद्धति में आप क्या करते हैं, संख्या को 1 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे ये रहा आपका बाइनरी पद्धति, बाइनरी प्रणाली का उदाहरण। आ जाओ इधर, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और सेशन को भाई साहब लाइक कर दिया करो। क्लास में आने के साथ ही जो अगला इवेंट दिखाई पड़े, जैसे कल के इवेंट आज बन गए हैं, तो उस सबको आप मतलब लाइक वगैरह कर दिया करें। इससे क्या होता, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, बताओ, तो अगर हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम आपको मोटिवेट करेंगे। ठीक है, तो मामला जो है वो बराबर कराना चाहिए। बताओ इसका आंसर। अच्छा, ऐसे सवाल जो है आपने देखे होंगे, यूपी पुलिस में खूब सारे पूछे गए थे। इस वाले पेपर में नहीं पूछा, इसके पहले जो पेपर हुआ था। ठीक है, और ग्रुप डी में, एनटीपीसी में आपको ऐसे सवाल देखने को मिल जाएंगे। मतलब संख्याओं को जोड़ना है, बस दशमलव की शिफ्टिंग हुई है एक एक स्थान छोड़ के। अब देखो, नॉर्मल अगर आप पेपर में बैठे हो, कोई स्टूडेंट है, वो तो ऐसे सॉल्व करे भाई, 17.6, 1.76, ये आपका 0.176, फिर 0, भाई साहब ये क्या कर रहा हूं, कहां जीरो लगा रहा हूं, दशमलव इतना बड़ा क्यों लगा रहे हो, ये जीरो, ये आपका आ गया पॉइंट, और ये आपका 0.176, और कितना दिया गया, 0.00176। बट जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा परेशान हुआ, ऐसे कई बार क्या होता, आप आगे पीछे लिख दोगे तो जोड़ने में गलत हो जाएगा। बाकी रही बात, तो ये आपका 7 6 13 14 15 5 3 6 5 3 6 एक ऑप्शन में दिया गया, ये आपका सही था। ये एक तरीका है, बट हम इस तरह से नहीं करेंगे। कोई भी ऐसा अगर प्रश्न आता है जहां पे सिर्फ दशमलव की शिफ्टिंग करी गई हो, उसको जोड़ने का आपको एक बहुत ही शानदार तरीका बताने जा रहा हूं, बहुत ही शानदार। आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बाकी सवाल आपको समझ में आ जाएगा। देखो, आपको क्या करना है भैया, जो मैक्सिमम पूर्णांक दिख रहा हो उसको लिख लो, ठीक है, और दशमलव के बाद आपको जहां पे सबसे ज्यादा संख्या दिख रही आप उसको लिख लो। बोले ये नंबर गुरुजी आपको कहां से मिल गया, आपको भी मिलवाता हूं इससे। फिर से बता रहा हूं हमने क्या किया, सबसे बड़ा पूर्णांक आपको दिखाई पड़ा यहां पे 17, और दशमलव के बाद सबसे ज्यादा संख्या जहां पे है उसको हमने लिख लिया। मैंने देखो कहां पे लगेगा ये भी आपको बताया, सिर्फ और सिर्फ दशमलव की शिफ्टिंग हो रही हो, डाटा वही हो, कहने का मतलब दशमलव का स्थान चेंज करते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो कई बार तो क्या होगा ना, आप सवाल देखोगे ऑप्शन से ही खत्म हो जाएगा। बस समझ लो क्या करना है, हमें दशमलव की तरफ बढ़ना है। ठीक है, मैं पूरा जोड़ के भी आपको दिखा दूंगा सिर्फ इसी से। देखो, ये आपका हो गया 6, ध्यान से सुनना वरना समझ में नहीं आएगा। अब 6 7 13 बच गया 1, 13 1 14, 1 15 बच गया 1। फिर इसको जब जोड़ोगे आप देखो 13 1 14 और 1 आपके पास बचा हुआ है, यहां पे भी आ जाएगा। ठीक है, यहां पे फिर से 1 बचा हुआ है, यहां पे भी आपका 5 आएगा, 1 अभी बचा हुआ है। अब इधर जाओगे 7 1 8, 1 9 हो गया, ये आ गया।
बाकी इन डिटेल में कई सारे सवाल आपको जब मैं सिंपलीफिकेशन पढ़ाऊंगा वहां पे कराऊंगा ही कराऊंगा। अभी एक बार फिर से समझाता हूं हम क्या कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया, सबसे बड़ा पूर्णांक और दशमलव में जहां पे सबसे ज्यादा अंक दिखाई पड़ रहे हैं आपने उसी फॉर्मेट में लिख लिया। ठीक है, अब आपको दशमलव की तरफ बढ़ना है, इधर से भी इधर से भी। तो पहला नंबर 6। अब आओगे देखो यहां पे आओगे तो इससे होकर आना पड़ेगा। तो 7 6 13 बच गया एक। अब फिर 13 1 14 और एक बचा हुआ था 15, बच गया एक हासिल। फिर 14 1 15, 14 1 15, बचा हुआ है एक। 7 1 8 1 9, फिर एक। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे भाई साहब, कोई भी काम, ठीक है, कुछ गलत काम के अलावा आपने कोई भी सही काम जीवन में अपने पहली बार में नहीं किया होगा। ठीक है, तो अगर आप पढ़ रहे हैं, आपकी मैथ कमजोर है, आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो क्लासेस को देखना पड़ेगा, क्वेश्चन को रिपीट करने पड़ेंगे आपको। और लाइव क्लास में या मतलब सॉरी ऑनलाइन क्लास में आप ये फायदा उठा सकते हो। जैसे मान लो किसी को अभी भी क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा कम आया, भैया क्लास के बाद आप देखो, एक बार 2 बार 3 बार देखो। और ये सब काम एग्जाम से 10-15 दिन पहले नहीं कर पाओगे, आपके अंदर एक घबराहट आ जाती है। जैसे पेपर के पहले आपको कुछ भी कह दिया जाए पढ़ने के लिए, आप नहीं पढ़ सकते हो। रटने की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ पढ़ना समझना हो, नहीं समझ पाओगे। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। और जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से सेशन को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और जो भी आपके दोस्त मित्र सहेली हैं उनके पास तक आप सेशन को शेयर कर दिया करें। ठीक है, और उनसे भी बोल दिया करो वो भी अपने आगे मित्रों के पास शेयर कर दिया करें। देखो R डिवाइडेड बाई क्यू परसेंट एक कंसेप्ट बता रहा हूं, बट आप देख रहे हो यहां पर रेट सेम है, रुपया समान है। 42 रुपए में बेचा भी गया, 42 रुपए खरीदने की भी बात कर रहे हैं ये। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो ये कह रहे हैं खरीदने के लिए, वो इसका मतलब है आपका सीपी। ठीक है, पहले तो ऐसे लिख देता हूं, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू दी गई है 16, और तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुणे 4 यानी कि आपका 20। और ये जो एसपी में आपको दिख रहा है ये है आपका सीपी में। लेकिन ये तो वही हो गया ना, गंगाधरी शक्तिमान है। ठीक है, बट आप हो जाते हो कंफ्यूज। अगर मैं देखो डायरेक्ट आपको ऐसे रटाऊं, ऐसे मैंने बता दिया, लेकिन अब कई लोग कंफ्यूज होंगे कि ये तो यार आया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, हमसे पूछा गया खरीदने पे कितना मिलेगा, और मास्टर ने विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य के साथ लिख दिया है। ठीक है, तो एक बार पहले फिर से आप समझ लो, बाकी मैं अभी इसको बताता हूं ये कहां से निकल के आता है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। यानी कि R डिवाइडेड बाई क्यू परसेंट से भी आप कर सकते हो, उसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा। और मेरी देखो अपनी सलाह ये, भैया ऐसे मत करो, क्योंकि आपका पेपर बहुत ही मूल्यवान है आपके लिए। काफी समय बाद वैकेंसी आती है और आप जल्दबाजी में 2 सेकंड बचाने के चक्कर में आप गलत कर दोगे। ठीक है, पता चला वैल्यू अगर 20 होती, कई लोग यहां पे कंपेयर फिर करा देते। ठीक है, तो ये कहां से आया है इसकी मैं बात कर रहा हूं, आपको पूरा कंसेप्ट समझा देता हूं। ठीक है, वो भी बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, आपको पता है ऐसे सवालों में हम लोग R डिवाइडेड बाई क्यू परसेंट का यूज करते हैं, मतलब रेट क्वांटिटी परसेंटेज। 42 रुपए में 16 संतरे वो बेचा, कितने में, 25% लाभ, यानी कि 125%। पूछा गया 42 रुपए में वो कितने संतरे खरीदा होगा, खरीदने का मतलब कॉस्ट प्राइस यानी कि 100%। अब इसमें गलती करने के कोई चांसेस है ही नहीं। 25 से डिवाइड करोगे 4 बार, 25 से डिवाइड करोगे 5 बार, 42 से 42 निपटा दिया, 4 से डिवाइड करोगे 4 बार, देन n की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो मेरी तो भैया ये सलाह है, आप इससे फॉलो कर लो, क्योंकि कई बार डाटा ऐसे देखो, वहां पे क्या है ना, 5 से 16 नहीं डिवाइड हो रहा है, तो हर कोई 4 गुणे 4 16 करेगा। बट अगर ऐसा डाटा मिलेगा जो 5 से डिवाइड होता है ना, वहां पे जल्दबाजी में पेपर में आप गड़बड़ी कर देते हो, क्योंकि गलत ऑप्शन पे नजर आपकी सबसे पहले जाती है। जिस तरह से गलत चीजों को आप पहले ध्यान देते हैं, वैसे ही सेम वैसे ही आपके ऑप्शन के साथ भी होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं।
अब ये देखो कौन है, दिल्ली में 40 रुपए किलो है ऑरेंज, तो वहां से लाके इधर बेच, तो मेरे इधर 70 रुपए चल रहा है। बताओ कितने परसेंट का तुम्हें प्रॉफिट होगा। अब तुम कहोगे गुरुजी 75% का, किराया भाड़ा कहां से आएगा, सवाल बना लो, ठीक है। वरना संतरा इधर से उधर बेचने में हालत खराब हो जाएगी, आप सही से प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। आपको लगेगा दिल्ली में मिल रहा है 40 का, गुरुजी के उधर बेच देता हूं 70 में, प्रॉफिट कमा लूंगा मैं 75% का। लेकिन किराया भाड़ा पता चला लग जाएगा, लाते समय कुछ संतरे सड़ जाएंगे और बेचने के बाद जेब में आएगा कुछ नहीं, ठीक है। ई रिक्शा का भाड़ा भी नहीं निकलेगा दोनों साइड का। इसका आंसर बताओ क्या होगा। और आपसे रिक्वेस्ट, थोड़ा सोच समझ के बताया करो। ऐसा नहीं कि सवाल देखा नहीं, भैया रेस किससे है, आपकी रेस किससे, बाकी लोगों से, ये जो मतलब आपकी क्लास में 100-150 लोग हैं इनसे है, या फिर कल को संख्या और ज्यादा होती है 1500 से, इनसे है नहीं। जितने लोग पेपर में बैठ रहे उनसे है, ठीक है। और उनसे तो आपको पता नहीं कौन कौन बैठ रहा है, तो आप अपना कंपटीशन खुद से करो, ठीक है। अपना समझो, सॉल्व करो, जब तक आंसर ना आए आलतू फालतू कमेंट ना बताया करो। उससे देखो आपको लगता कुछ नहीं है, बट वो इफेक्ट करता मेरे भाई। 10-15 दिन आप ये काम करना शुरू कर दो, आपको परिवर्तन महसूस होगा। आंसर ना आए चुपचाप बता दो हमसे नहीं बना। हाँ, अगर बना के गलत आ रहा कोई बात नहीं, ये नहीं कि किसी ने 1/10 बता दिया मैं भी बता दूं, क्यों बता दोगे। आपसे अगर अभी आप सामने होते, मैं यहां पे आपको बुलाता और पूछता रीजन बताओ 1/10 कैसे आता, पसीना छोड़ देते। मजाक लग रहा है, छोड़ देते, ठंडी में पसीने आ जाते हैं भाई। आ जाओ समझो। एक बैग में 20 गेंदें रखी गई हैं जिन पर 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं अंकित हैं। बैग से यादृच्छिक रूप से मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है कि गुरुजी मेरा पसंदीदा नंबर 7 है मैं 7 निकाल लूंगा, मेरा 9 है मैं 9 निकाल लूं, मुझे तो 5 पसंद है मैं 5 निकाल लूंगी, नहीं, ये सब काम नहीं किया जा रहा है। इसका यही मतलब है, ठीक है। मतलब कोई भेदभाव नहीं है। बैग से निकाली गई गेंद पर अंकित संख्या के 3 या 5 से विभाज्य होने की, अब आपको पता होना चाहिए 3 या 5 से डिवाइड होने वाली संख्याएं कितनी है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, ठीक है। और 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो 5, 10, 10 और 15 तो यहां पे आ गया, ठीक है। क्या कोई डाटा यहां पे बच रहा है, जी हां, एक 20 भी तो है। अब यही है जो 3 या 5 से डिवाइड होगी, तो टोटल संभावना 20 मतलब 27 होगा। 20 में से आप एक का चयन करोगे यानी कि वो 20 हो जाएंगे, और 9 में से एक का चयन करना है तो 9/7 हो जाएगा यानी कि 9/20 होगा। अब भैया प्रायिकता के हलवा सवाल आप गलत कर दे रहे हो। अभी तो कभी अगर आप टॉपिक पढ़ने का आपको मौका मिलेगा, तो अगर यहां पे 2 गेंदों का चयन किया जाएगा ना, तो वो बनते हैं अच्छे सवाल। ये तो मतलब लल्लू लाल वाला सवाल है। अच्छा, 1/2 वालों ने कुछ गड़बड़ करी है, उनका मैं बता देता हूं। उन्होंने 3 का मल्टीपल देखा, 5 का मल्टीपल देखा, और उनकी संख्या आ गई टोटल 10। 10 क्यों आया होगा, 15 आपने इधर भी गिना होगा 3 वाले में, और 15 उधर भी गिना होगा, तो 10/20 आया होगा। इनका तो चलो समझ में आता है, इन्होंने कुछ गड़बड़ करी, ठीक है। बट भैया 1/10 वालों आपने कौन सा रायता फैलाया जरा बताओ, है। तो 1/2 का तो रीजन कोई बता देगा, मैंने ये गलती करी थी। 1/10 कैसे आया था। तो बाकी इस क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, भग मत जाना। अभी मतलब क्या कहते हैं, इवेंट लग चुका है टॉपिक वाइज क्लास का। एक एक सिंगल का लाइक देखो, फिर मैंने एक टॉपिक और स्टार्ट कर दिया, फिर आगे टॉपिक वाइज क्लास फिर हो नहीं पाएगी। आप बात समझ नहीं रहे हो। 6 बजे शाम में टॉपिक वाइज क्लास होती, उसको सभी लोग अटेंड करिएगा। और मैंने कल एक 8.5 घंटे की वीडियो अपलोड करी है, उसको आप सभी से रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है, उसको सभी लोग अपने जो भी आपके साथी उन तक बस शेयर कर देना। आप में से देखो मैक्सिमम लोगों ने तो वो पढ़ रखा होगा, जिन लोगों ने नहीं, आगे देखो आपको वो काम आएगा। जैसे कल को कोई, अभी कई लोग सीरियस नहीं है, कल को जब आप तैयारी करना चाहोगे, आप देखना चाहोगे कैसे सवाल पूछे गए थे पेपर में, तो मैंने वो 8.5 घंटे सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है उसमें वीडियो सेक्शन में है, जाके एक प्यारा सा कमेंट उस पर छोड़ देना।
क्लास कैसी लगी थी या फिर कैसे क्वेश्चन है क्या है, जो भी आपको लगे जेन्युइन तरीके से, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, अच्छा